हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास को बिल्कुल से यहाँ पर बेसिक पढ़ने वाले हैं और ये इतिहास का जो होगा आपका टेस्ट आपके वन लाइनर होगा और आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए और काफ़ी फ़ायदा होगा उन बच्चों को जो बच्चे पहली बार या कह सकते हैं इंटर के बाद यहाँ पर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो वो लोग नोट्स बनाते चलेंगे, साथ में पुराने बच्चे भी यहाँ पर रिवीजन भी करते चलेंगे। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो लाइक करें और साथ में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम, जो कि हमारा टेलीग्राम देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फास्ट रहेंगे। और यहाँ पर दिया गया है जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित आपके हैं पॉइंट। पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं, तो जवाब हो जाएगा आपके 3 स्रोत हैं। अब यहाँ पर ये 3 स्रोत आपके कौन कौन से हैं, तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशियों के वृत्तांत, ये आपके कह सकते हैं स्रोत देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत क्या हैं, तो प्राचीन भारत के मुख्य स्रोत आपके हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से ही हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमाणिक स्रोत कौन सा है, तो सबसे प्रमाणिक स्रोत आपके कौन से मिलते हैं यहाँ पर, तो आपके जो अभिलेख हैं, अभिलेख से ही ये पता चल पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जवाब हो जाएगा अभिलेख। अगला, अभिलेख कितने प्रकार के हैं, अभिलेख, तो अभिलेख आपके 2 प्रकार के, सरकारी अभिलेख एवं निजी अभिलेख। अगला पॉइंट है कि विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपके एशिया माइनर के आपके बोगजोकोई नामक स्थान से आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बोगजोकोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया, तो एशिया माइनर का अभिलेख लिखा गया आपका 1400 ईस्वी पूर्व में लिखी। ठीक है, ईस्वी पूर्व आपका दिया गया है। अगला है एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम यहाँ पर मिले हैं, तो याद रखिएगा जो अभिलेख हैं इनमें से मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इन देवताओं के नाम मिले हैं। अगला है ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पारसिपोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया, तो ये लिखवाया गया था आपका 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अगला है कि पारसिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं, जीतने के, तो सिंध प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला है सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी, तो सिंधु घाटी अभिलेख जो लिखी गई है वो आपकी मिट्टी के बर्तनों एवं मोहरों पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है, तो ये आपके भावचित्रात्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है, अगला है जेम्स प्रिंसेस किस देश के रहने वाला विद्वान था, तो जेम्स प्रिंसेस ये आपके फ्रांस के रहने वाले विद्वान थे। अगला है कि अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है, तो अशोक ने जो अपने लिपि में प्रयोग किया है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेक लिपि एवं यूनानी लिपि, कई लिपियों में यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने प्रयोग किया है। अगला है कि अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का सबसे अधिक प्रयोग किया है, तो सबसे अधिक अगर बात करता है तो ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर प्रयोग किया है। और अगला है कि अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, सार ए कूना जो कि कंधार में है, तो यहाँ पर ऑप्शन कह सकते हैं कि ये 2 भाषाओं में प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी का प्रयोग किया है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है, तो मानसेरा एवं शाहबाजगढ़ी, इसमें से खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। मानसेरा एवं शाहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो आपके पाकिस्तान में है। सबसे अच्छी खास बात है कि हर एक पॉइंट को आने वाला पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, भारत में किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का, तो जूनागढ़ अभिलेख पर जो आपका है इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है, हाथी गुम्फा अभिलेख का जो संबंध है
वो आपके जैन धर्म से है। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख से जानकारी चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, ऐहोल अभिलेख बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है, ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था? तो ऐहोल अभिलेख को लिखा था आपके रविकृत ने। ठीक है, रविकृत ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख को हर्षेण, ठीक है, हर्षेण ने यहाँ पर लिखा था। अगला, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? तो आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है? तो प्रयाग स्तंभ, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये समुद्रगुप्त के विजय के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अगला है, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही IMP है। और सती प्रथा का जो प्रथम बार उल्लेख मिलता है या पहली बार उल्लेख मिलता है आपके एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, एरन अभिलेख किसने लिखवाया था? तो एरन अभिलेख लिखवाया था आपके गुप्त वंश के शासक आपके थे भानुगुप्त। अगला है कि नासिक के गुहालेख को किसने लिखवाया था? नासिक के गुहालेख को किसने लिखवाया था? ये सातवाहन नरेश थे पुलभावी। ठीक है, पुलभावी ने यहाँ पर लिखवाया था। अगला है कि मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मंदसौर अभिलेख को। और मंदसौर अभिलेख को लिखवाया था आपके मालवा नरेश थे आपके यशोवर्मन ने लिखवाया था। अगला, अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुकों को दान में दिया था? यहाँ पर दे सकते हैं, बरार की पहाड़ी आपकी हैं और इनमें लेख लिखा था, फिर इसके बाद इन भिक्षुओं को दान दिया था। ये आपके आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है जो कि बहुत पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग एवं खारवेल के संबंधित है। जूनागढ़ जो कि गिरनार में है, ये रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया। नासिक अभिलेख गौतमी वल्लभी। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देववाड़ा अभिलेख आपके बंगाल शासक विजयसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण आपके दशरथ ने करवाया था। ठीक है, दशरथ। अगला है, निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? निजी अभिलेख जो है इनको खुदवाया जाता था मंदिर एवं मूर्तियों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त होती है? तो पुष्यमित्र शुंग का जो अश्वमेध यज्ञ है ये आपके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? हेलियोडोरस, और ये लिखवाया था विदिशा नामक स्थान पर। ठीक है, विदिशा नामक स्थान पर। अगला है, विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी प्राप्त होती है? तो विदिशा अभिलेख से आपके वैष्णव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में सिक्के का जन्मदाता तो यहाँ पर गौतम बुद्ध से ही स्टार्ट हुए थे आपके सिक्के। अगला क्वेश्चन आपका है कि आहत सिक्के का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? आहत सिक्के का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? तो आहत सिक्के जो कि आपकी 6वीं शताब्दी से आपकी स्टार्ट हुए थे। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो हिंद यूनानी अर्थात इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए थे? शुद्ध सोने के सिक्के। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो शुद्ध सोने के सिक्के आपके कुषाण राजवंश ने जारी किए थे। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किसने किया था? तो यहाँ पर आपके गुप्त वंश के शासकों ने यहाँ पर सोने के सर्वाधिक सिक्के आपके जारी किए थे। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो भारत में सबसे अधिक सिक्के जो थे वो आपकी मौर्योत्तर काल में, ठीक है, मौर्योत्तर काल में आपके जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जो जारी किए थे किसने? तो सर्वप्रथम सिक्के के सिक्के जारी किए थे आपके सातवाहन राजा ने। ठीक है, तो आपके ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में पोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया? पोटीन के सिक्के किस राजवंश ने? तो ये भी आपके कह सकते हैं जो पोटीन आपके हैं शीशे वो सातवाहन राजवंश ने।
कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क जो कि प्रतापी और महान राजा था, इसने गौतम बुद्ध का चित्र अंकित करवाया। किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, तो याद रखिए वीणा बजाते हुए आपके हैं आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे? तो यहाँ पर जो लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाया था वो किसने? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब यहाँ पर कह सकते हैं आपके मोहम्मद गोरी ने। और व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की जो की उपाधि दी गई थी। अगला है, सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगला है कि स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्थापत्य के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य आदि का अध्ययन किया जाता है। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में किया जाता है? याद रखिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपके हैं। तो 3 शैली में होती है, द्राविड़ शैली, नागर शैली और आपकी वैशाली ये शैली होती है। ठीक है। उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में है? तो आपकी नागर शैली में होता है। भारत में नागर शैली के सबसे उत्तम मंदिर का उदाहरण अगर बात करें तो आपके 10वां अवतार मंदिर आपका है। ठीक है। अगला है कि भारत में द्राविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तो द्राविड़ शैली का आपके तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर अर्थात राजराजेश्वर ने यहाँ पर राजराज प्रथम थे, उन्होंने बनवाया था। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर। भारत में बेसर शैली, ठीक है, वो जो आपका 3rd नंबर था वो बेसर शैली थी। सबसे अच्छा उदाहरण आपका है जो कि ग्वालियर के आपके तेलिया लोहगान मंदिर है, यह आपका है। अगला है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का काल आपकी सिंधु सभ्यता से हो गया था, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका बुद्ध आ जाए, ठीक है, बुद्ध आ जाए तो बुद्ध आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? मौर्य काल में जो अधिकतम मूर्तियाँ थी आपकी पत्थरों से बनाई जाती थी। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिले हैं? तो एक जगह है दीदारगंज। ठीक है। अगला, गंधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? तो गंधार शैली पर आपके यूनानी कलाकारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? तो यहाँ पर ये देवता आपके अपोलो देवता का यहाँ पर कह सकते हैं प्रभाव है। ठीक है। तो यहाँ पर आई होप वन लाइनर में भी आपको अच्छा लगा होगा, और जो प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, जो रिपीटेड बच्चे उनको समझ में आ जाता है कि नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो लोग नोट्स भी बनाते चले। अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, एग्जाम के समय वन लाइनर आप बिल्कुल फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की सीरीज के अंतर्गत आपको हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर कह सकते हैं वन लाइनर आपके उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपको यहाँ पर दिक्कतें नहीं होंगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे आप हमेशा ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही लगाते हैं, और अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम आप सर्च करिएगा देव GK ट्रिक्स, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैसे इस चैनल का जो नाम था वो आपका कह सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम गुरुजी था, लेकिन हमारा चैनल जो मेन चैनल है वो देव GK ट्रिक्स ही है, इसलिए इस चैनल का नाम देव GK ट्रिक्स 2.0 रख दिया गया है। ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।